जय हिंद साथियों, नमस्कार। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल वेकेता राजनीति विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरपीसी स्कूल वेकेता परीक्षा राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कम एमसीक्यू मेंटरशिप प्रोग्राम और टेस्ट तीसरा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले उन तमाम प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग नेट सेट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप लोग टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तमाम प्रतिभागियों के लिए सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि जो हमारा सिलेक्शन प्रूफ प्लान है, इसमें कम कंटेंट के द्वारा आप लोग मैक्सिमम आउटपुट या फिर मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों को भली भांति है जो इस सेशन के द्वारा पता चल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सेशन को देखें, उस समय आप लोग सामने जो आप लोगों को प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, आप लोग प्रश्नों की पीडीएफ आशा और अपेक्षा करता हूं कि उसका प्रिंट ले लिया होगा। आप लोग सामने रख करके पढ़ेंगे, इस सेशन को देखेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा फायदा होगा। फायदा प्यारे विद्यार्थियों ये होगा कि कुछ चीजें मैं आप लोगों को जो पीडीएफ के अंदर, जो व्याख्या के अंदर नहीं दे रखी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ चीजें जो व्याख्या में दे रखी है, उनको आप लोगों को किस प्रकार से याद करना है, आप लोगों को याद करवाने का तरीका, ट्रिक, टेक्निक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए साथियों, मिशन आरईएस, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। अगर आप लोग इसी भर्ती परीक्षा में ग्रीन पेन लेना चाहते हैं, मोहर लेना चाहते हैं, और अगर आप लोग राजनीति विज्ञान विषय से स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कम एमसीक्यू मेंटरशिप प्रोग्राम सिलेक्शन प्रूफ प्लान, जो कुल 21 टेस्ट होंगे, व्याख्यात्मक पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, और आप लोगों को मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन केवल और केवल नाम मात्र की शुल्क में। इससे संबंधित आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे दिए गए नंबर 9460315151 पर आप लोग है जो संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कुल 21 टेस्ट और 21 टेस्टों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कुल मिलाकर के लगभग परसेंट कितने मिलेंगे? 2100%। केवल 2100% ही नहीं मिलेंगे, आपको इन 2100 प्रश्नों की व्याख्यात्मक पीडीएफ भी मिलेगी, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक ब्रह्मास्त्र पैकेज, एक रामबाण औषधि आप लोगों को मिलने वाली है, जो ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों का जो सुनहरा संघर्ष है, सुनहरी सफलता में तब्दील करवाने में अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सीधे हम लोग पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तीसरा टेस्ट और तीसरे टेस्ट में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में करवा दिया। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और 21वें प्रश्न की बात करें या फिर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 21 से 40, तो प्यारे विद्यार्थियों जेएस मील से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेएस मील से संबंधित है। आप लोगों को साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर बताने की भी कोशिश करना। हो सकता है कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि अभी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा तो होने दीजिए, एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न है जो गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य कथन आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्रेंच लेखिका ड्यूमोंट की पुस्तक ट्रीटिस द लेजिस्लेशन का मील पर गहरा प्रभाव पड़ा। असत्य कथन बताना है। कथन ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्रेंच लेखिका, पहला प्रश्न तो आप लोगों के लिए यहां से तैयार हो गया कि फ्रेंच लेखिका ड्यूमोंट जिसकी पुस्तक का क्या नाम, तो ध्यान रखना उसकी पुस्तक का नाम है ट्रीटिस द लेजिस्लेशन। इस पुस्तक का मील पर गहरा प्रभाव पड़ा कि यह बात सही है, बिल्कुल मील पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मील पर है जो गहरा प्रभाव पड़ा था। इस पुस्तक में ध्यान रखना, इस पुस्तक में बेंथम के कुछ विचार लिखे हुए थे। उन विचारों को मील ने पढ़ा और उन विचारों के द्वारा मील कहता है कि ड्यूमोंट की पुस्तक में जो बेंथम के विचार लिखे हुए थे, उन विचारों को पढ़ने के बाद मेरे दिल और दिमाग में, मेरे मानसिक विचारों में एक नया मोड़ स्थापित हुआ। ये बात कौन कह रहा है? जेएस मील कह रहा है।
तो बिल्कुल है जो इस पुस्तक का है जो मील पर प्रभाव पड़ा, कथन ए है जो सही है। कथन बी की बात करें, मील के पिटीशन टू पार्लियामेंट पत्र के प्रारूप को अर्ल ग्रे ने बुद्धिमत्ता पूर्ण राजकीय अभिलेख कहा। बिल्कुल सीधा सा आप लोगों को वन लाइनर वाला प्रश्न है, याद रखना। मील के पिटीशन टू पार्लियामेंट पत्र के प्रारूप को अर्ल ग्रे ने बुद्धिमत्ता पूर्ण राजकीय अभिलेख कहा था, बिल्कुल सही है। ऑन लिबर्टी, सी में लिखा हुआ कि ऑन लिबर्टी व सब्जेक्शन ऑफ वुमन पर हैरियट टेलर का प्रभाव था। दोनों पुस्तकें पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसकी है, जेएस मील की है। ऑन लिबर्टी की बात करें, ऑन लिबर्टी को कब लिखा गया तो ध्यान रखना 1859 में लिखा गया। कब लिखा, 1859 में। सब्जेक्शन ऑफ वुमन की बात करें सर, इसको कब लिखा गया तो ध्यान रखना 1869 में लिखा गया। कब लिखा, 1869 में इस पुस्तक को लिखा गया। इन दोनों ही पुस्तक पर हैरियट टेलर का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, हैरियट टेलर का प्रभाव था। अब आप लोगों को यह भी ध्यान रखना कि हैरियट टेलर कौन थी। हैरियट टेलर जेएस मील की पत्नी थी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जेएस मील एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था, विद्वान था। लगभग 25 वर्ष की उम्र में इसकी जान पहचान एक बहुत मेधावी और सुंदर स्त्री जिसका नाम था हैरियट टेलर से होती है। और लगभग 20 सालों तक वो मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। उसके बाद में 20 सालों के बाद में हैरियट टेलर के पति का निधन हो जाता है और उसके बाद में जेएस मील हैरियट टेलर से शादी करता है। तो हैरियट टेलर कौन थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जेएस मील की पत्नी थी। इन दोनों ही ग्रंथों पर ऑन लिबर्टी व सब्जेक्शन ऑफ वुमन पर हैरियट टेलर का प्रभाव था। और आप लोग प्यारे विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना कि हैरियट टेलर का निधन हो जाता है 1858 में। इसके जस्ट एक साल बाद पुस्तक प्रकाशित होती है ऑन लिबर्टी 1859 में। यह पुस्तक हैरियट टेलर को समर्पित की किसने, जेएस मील ने। और ऑन लिबर्टी पुस्तक की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हानि का सिद्धांत। हानि और हानि का सिद्धांत किस पुस्तक में है तो ध्यान रखना ऑन लिबर्टी पुस्तक में है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मील जो कि स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पुजारी कह सकते हैं हम लोग, इन्होंने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, अबाध निर्बाध रूप से खुली छूट दे रखी थी कि आदमी चाहे गैला गूंगा कैसा भी हो, उसको बोलने की अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कार्य की स्वतंत्रता बताई थी, दो प्रकार की, सविषय कार्य और पर विषय कार्य। पर विषय कार्य में हानि का सिद्धांत बताया था किस पुस्तक में, ऑन लिबर्टी में। ये हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कथन सी है, ये भी सही है। कथन सी है, ये भी क्या है, सही है। अगला कथन, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। मील 1864 से 1866 2 वर्षों तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य रहा था। क्या यह बात सही है? अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, मील है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य रहा, यह बात तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखना 1864 से 1866 तक है जो नहीं रहा था। तो आप लोगों के मन में आ रहा सर कब रहा, तो सदस्य रहा था प्यारे विद्यार्थियों 1866 से लेकर के 1868 तक। हल्की सी सिली मिस्टेक और आपका प्रश्न गलत। ऐसा प्यारे विद्यार्थियों नहीं होना चाहिए। तो मील है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य रहा, कब से कब तक रहा, 1866 से 1868 तक रहा। ध्यान रखना जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य था उस समय इन्होंने किसान व मजदूर वर्ग से संबंधित, या फिर मैं बात करूं महिला मताधिकार के संबंधित मुद्दों को उठाया और आयरलैंड में भूमि सुधार संबंधी मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया। कौन कौन से मुद्दे उठाए तो ध्यान रखना, एक तो आपके महिला मताधिकार, एक आपके किसान व मजदूर संबंधी मुद्दे, और एक आप लोगों को ध्यान रखना आयरलैंड और आयरलैंड में भूमि
सुधार संबंधी मुद्दों को मुख्य रूप से है जो जेएस मिल ने उठाया था। अब देखना, एक चीज प्यारे विद्यार्थियों, लगे हाथ आप लोगों को साथ साथ में और ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि मिल जब भाषण देता था संसद में, पार्लियामेंट में जब मिल भाषण देता था ना, उस समय बात करें हम लोग 1866 से 68 की, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? ग्लैडस्टेन। ब्रिटिश पीएम, और पीएम कौन थे? ग्लैडस्टेन। ब्रिटिश पीएम ग्लैडस्टेन ने कहा कि जब मिल भाषण देता था तो मैं बहुत शांतचित्त होकर पूर्ण मनोयोग से सुनता था, और मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसी फीलिंग आती कि कोई संत महात्मा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? संत महात्मा बोल रहे हैं। इसी वजह से ग्लैडस्टेन ने जेएस मिल को तर्कवाद का संत कहा। क्या कहा है? तर्कवाद, और तर्कवाद का संत कहा है। सिंगल वन लाइन का प्रश्न आ सकता है कि ग्लैडस्टेन ने जेएस मिल के बारे में क्या बात कही थी, या फिर जेएस मिल को तर्कवाद का संत किसने कहा? तो आप लोगों को ध्यान रखना, ब्रिटिश पीएम है जो ग्लैडस्टेन ने कहा था। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न एक था, लेकिन हम लोगों ने इसके इर्द गिर्द का संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की, जिससे आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम में प्रश्न है जो कहीं से गलत नहीं हो। क्या हो? प्रश्न है जो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के गलत नहीं हो। तो एक बार है जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि इसकी आप लोगों को पीडीएफ और पीपीटी भी मिलेगी। कहां पर मिलेगी? अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर प्यारे विद्यार्थियों हमारे टेलीग्राम चैनल विकास चौधरी आरएस को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी क्या मिल जाएगी? पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जेएस मिल का परिचय पढ़ लेते हैं। जेएस मिल का हम लोग परिचय पढ़ देते हैं कि जेएस मिल साहब का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ? तो ध्यान रखना, 1806 में लंदन में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? लंदन में हुआ था। और लंदन में कब हुआ था? 1806 में हुआ था। जबकि इनके निधन की बात करें, निधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, निधन हुआ था 1873 में। कब हुआ था? 1873 में तो निधन हुआ, जबकि आपके 1806 में क्या हुआ है? जन्म। जेएस मिल की बात करें ना, तो स्वतंत्रता के उच्चतम पुजारी कह सकते हैं इनको। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के उच्चतम पुजारी की संज्ञा दी जा सकती है जेएस मिल को। जेएस मिल ने कहा कि कार्यों की स्वतंत्रता उतनी होनी चाहिए जितनी की विचारों की स्वतंत्रता। यानी मनुष्य के मन मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार आते हैं, उसी प्रकार का कार्य करने की उसको छूट होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जेएस मिल का एक बहुत बढ़िया कोटेशन था कि मनुष्य मन मस्तिष्क दिमाग का पूर्ण रूपेण स्वामी होता है। यानी मनुष्य के जो मन में आया, उसी को जो विचार आया, उसी विचार के अकॉर्डिंग उसको कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जेएस मिल बहुत बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। क्या थे? बहुत बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। और जेएस मिल पर मुख्य रूप से हम लोग बात करें किन किन विद्वानों का प्रभाव था, तो ध्यान रखना, एक विद्वान जिसका नाम आपके टोकविले, एक विद्वान जिसका नाम आपके प्यारे विद्यार्थियों ऑगस्ट काम्टे, और एक विद्वान जिसका नाम है आपके हम्बोल्ट और हम्बोल्ट से इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट से स्वतंत्रता संबंधी विचार लिए थे। कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन करने वाले कौन थे? जेएस मिल थे। कल्याणकारी राज्य
का सैद्धांतिक प्रतिपादन, कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन थे? जेम्स मिल थे। जेम्स मिल ने स्वतंत्रता को साधन नहीं साध्य माना है, ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है। बेंथम की बात करें, बेंथम ने स्वतंत्रता को क्या माना? साधन माना था। जबकि जेम्स मिल की बात करें तो जेम्स मिल ने स्वतंत्रता को साधन नहीं साध्य माना। नोट लगाकर आप लोग लिख लीजिए, मिल ने स्वतंत्रता को साधन नहीं साध्य माना था। क्या माना था? साध्य माना था। मिल ने कहा था कि व्यक्ति को रोटी और कपड़े के बाद अगर किसी चीज की ज्यादा जरूरत होती है तो किसकी होती है? स्वतंत्रता की होती है। जबकि इनके गुरुजी बेंथम ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहते हैं, मनुष्य स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहते हैं। जबकि बेंथम ने कहा कि अपने जेम्स मिल ने कहा कि मनुष्य को रोटी और कपड़े के बाद में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो किसकी होती है? स्वतंत्रता की होती है। बात करें जेम्स मिल की तो जेम्स मिल ने सुखों में मात्रात्मक भेद किया, सुखों में मात्रात्मक व गुणात्मक भेद किया था, गुणात्मक भेद किया था। जबकि आप लोग ये भी जानते हैं कि जेम्स मिल के गुरुजी बेंथम ने कहा था कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, मात्रात्मक भेद होता है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की बात कही थी किन्होंने? बेंथम ने। इस संबंध में मिल ने सुखों में मात्रात्मक भेद बता करके एक बात कही कि मैं वो पीटर हूं जिसने अपना मालिक का कहना नहीं माना या फिर मालिक की बात को नकार दिया। ये बात कौन कहते हैं? जेम्स मिल कहते हैं। जेम्स मिल की बात करें तो इन्होंने बेंथम के विपरीत खुले मतदान का समर्थन किया, खुले मतदान का समर्थन किया था। आप लोग ये भी जानते हैं कि बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया था। ध्यान रखना, जेम्स मिल की बात करें तो जेम्स मिल विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। किसका? विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। विकासात्मक लोकतंत्र, और विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन कौन करते हैं? जेम्स मिल करते हैं। तो जेम्स मिल से संबंधित बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी। आप लोग है जो इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? मिल एक ऐसा समुद्र है जिसमें बेंथम व जेम्स मिल तो क्या, कोलरिज, सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे, डी टॉकविले जैसी कितनी ही धाराएं अवसान पा रही है। यह कथन किसका है? हेराल्ड लोस्की का है, ई मैकडोनाल्ड का है, ऑगस्टीन का है या फिर बार्कर का है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। यह कथन किसका है? मिल एक ऐसा समुद्र है जिसमें बेंथम व जेम्स मिल तो क्या, कोलरिज, सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे, डी टॉकविले जैसे कितनी ही धाराएं हैं जो अवसान हो पा रही है, होती रही है। आप लोग बताइए, सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये कथन है आपके हेराल्ड लोस्की का है। किसका है? हेराल्ड लोस्की का है। बात करें ई मैकडोनाल्ड ने जेम्स मिल के बारे में क्या कहा था, तो जेम्स मिल के प्रसिद्ध ग्रंथ ऑन लिबर्टी के बारे में कहा कि यह उदारवाद का महान घोषणा पत्र है। मैकडोनाल्ड ने जेम्स मिल की प्रसिद्ध रचना ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी को उदारवाद, उदारवाद और उदारवाद का महान घोषणा पत्र बताया। उदारवाद का महान घोषणा पत्र बताया। प्रश्न आ सकता है कि जेम्स मिल की प्रसिद्ध रचना ऑन लिबर्टी जिसमें हानि का सिद्धांत दिया हुआ है, क्या हानि का सिद्धांत दिया हुआ है, इसको उदारवाद का महान घोषणा पत्र कौन कहता है? तो आप लोगों को उत्तर आएगा कि सर ई मैकडोनाल्ड कहता है। बात करें ऑगस्टीन की, ऑगस्टीन ने मिल के बारे में क्या कहा? ऑगस्टीन ने मिल के बारे में कहा था कि जेम्स मिल
जीवन का प्रारंभ उपयोगितावादी विचार से करता है, जबकि अंत है जो समाजवादी विचार से करता है। जेस मिल जीवन का प्रारंभ उपयोगितावादी विचारों से करता है, उपयोगितावादी विचारों से करता है। जबकि अंत समाजवादी विचारों से। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगस्टीन कहता है कि जेस मिल जीवन का प्रारंभ तो उपयोगितावादी विचारों से करता है, जबकि अंत किससे करता है? समाजवादी विचारों से करता है। यह बात कौन कहता है? यह बात अगस्टीन कहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए। हेरल्ड लॉस्की ने कहा कि मील एक ऐसा समुद्र है जिसमें बेंथम है, जेम्स मिल तो क्या, कोलरिज, सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे वे डी टोक्विले जैसे कितनी ही धाराएं अवसान पा रही है। डी टोक्विले की बात करें ना तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, डी टोक्विले और डी टोक्विले की एक प्रसिद्ध रचना है, डी टोक्विले की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये कब लिखी गई? तो ध्यान रखना 1835 में लिखी गई रचना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डी टोक्विले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका कब लिखी गई? तो 1835 में लिखी गई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? आप लोग भली भांति जानते हैं कि मिल प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बजाय प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास रखता है। अब प्रतिनिधिमूलक सरकार की कौन सी विशेषता है जो जेस मिल के अनुसार नहीं है? यह संसदात्मक सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। बिल्कुल सही बात है। जेस मिल कहते हैं कि प्रतिनिधिमूलक सरकार है जो संसदीय सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका है जो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होगा। बिल्कुल सही बात है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। प्रतिनिधित्वात्मक सरकार है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। यह बात गलत है, यह बात गलत है। यह जेस मिल की प्रतिनिधिमूलक सरकार की विशेषता नहीं है। आपका इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होगी। जेस मिल कह रहा, जेस मिल ने मताधिकार देने से 3 वर्गों को वंचित करने की बात कही थी। एक वर्ग ऐसा जो सरकार को टैक्स का भुगतान नहीं करता है, यानी जो सरकार को आयकर नहीं देता है, उस वर्ग को जेस मिल कहता है कि मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरे वर्ग की बात करें, ऐसा वर्ग जो सरकारी सहायता पर निर्भर है, सरकारी या फिर सार्वजनिक सहायता पर निर्भर है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना या फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार के समूह को भी जेस मिल कहता है कि मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और तीसरे वर्ग या फिर तीसरी कैटेगरी की बात करें तो शराबी या फिर अपराध प्रवृत्ति के लोगों को भी मिल कहता है कि मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रतिनिधिमूलक सरकार है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होगी। नोट लगा करके आप लोगों को लिखना है, नोट लगा करके क्या लिखना है कि मिल निम्न 3 समूहों को मताधिकार से वंचित रखने की सलाह देता है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से ध्यान रखना। पहला वर्ग जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स नहीं देते। दूसरे वर्ग की बात करें तो सरकारी या फिर सार्वजनिक
सहायता या फिर योजनाओं पर निर्भर है। उदाहरण की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, या फिर बेरोजगारी भत्ता, इन समूहों को भी मत देने का अधिकार नहीं है। और तीसरे समूह की बात करें तो शराबी या फिर अपराध प्रवृत्ति के लोगों को भी मत से वंचित रखने की सलाह देता है कौन? जेस मिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें, प्रतिनिधिमूलक सरकार सामान्य नागरिकों सहभागिता के लिए उत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात है, सामान्य नागरिकों को भी शासन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। बिल्कुल सही बात है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। कौन सी सरकार? प्रतिनिधिमूलक सरकार। ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात मील इसलिए करता है कि ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मील को खतरा सरकार से नहीं बहुमत के अत्याचार से था। जैसा कि थोड़े समय पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डी टोक्विले की एक प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसमें डी टोक्विले ने बताया कि आम जनता को खतरा सरकार से नहीं है, बहुमत के अत्याचार से। इसी प्रकार से मील कहता है कि प्रतिनिधिमूलक सरकार है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर होनी चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें ना तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मील ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ में बहुल मतदान किस पर बल दिया? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपके बहुल मतदान पर बल दिया था, एक आपके भारित मतदान पर बल दिया था। एक तो आपके बहुल मतदान और एक आपके है जो भारित मतदान पर बल दिया था। ध्यान रखना, बहुल मतदान में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल जो बेंथम बात करता था, बेंथम समर्थन करता था, उसका ये विरोध करता है। बहुल मतदान में क्या होता है कि शिक्षित वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, विवेकशील वर्ग है, उनको एक से अधिक मत या फिर वोट देने की बात करता है कौन? जेस मिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है आप लोगों को बताना है। मिल ने अल्पमत को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 3 चुनाव प्रणालियों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, भारित मतदान और बहुल मतदान पर बल देता है। बिल्कुल है जो सही बात है, सही कथन है। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सहभागिता और सक्षमता सिद्धांत पर आधारित होगी। बिल्कुल सही बात है। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा को शिकायत समिति, प्रतिनिधि सभा की बात करें तो यहां पर बात किसकी हो रही है? संसद की बात हो रही है। प्रतिनिधि सभा को शिकायत समिति, एक कमिटी ऑफ ग्रीवेंस और समिति सभा, कांग्रेस ऑफ ओपिनियन के रूप में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मिल ने व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की संस्तुति दी नहीं। ऑप्शन डी है जो आप लोगों को क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। मिल ने व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की वकालत नहीं की थी। तो किसकी की थी प्यारे विद्यार्थियों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। किसकी वकालत की? ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वकालत की थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा तो जितने वोट होंगे उसके अकॉर्डिंग है जो विधायक चुन के जाएंगे या फिर सांसद चुन के जाएंगे। यानी कि किसी समूह, किसी वर्ग के वोट कम है तो उसके अकॉर्डिंग उसी के अनुपात में जाएंगे, किसी के वोट ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग है जो प्रतिनिधि चुन करके संसद में जाएंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। जिसमें
बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर है जो अत्याचार करने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हल्की सी सिली मिस्टेक है। बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की संस्तुति नहीं दी थी और असत्य कथन पूछा हुआ है, आपका है जो ऑप्शन डी है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न एक नहीं है, इस प्रश्न में कम से कम आपके 10 से 15 प्रश्न बन रहे हैं। कितने प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए 10 से 15 प्रश्न कैसे बन रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। मिल ने अल्पमत को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 3 चुनाव प्रणालियां बताई। एक प्रश्न तो यह आ सकता है कि मिल ने अल्पमत को प्रतिनिधित्व देने के लिए कितनी प्रणालियां सुझाई, तो 3 प्रणालियां। पहली प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरी प्रणाली बहुल मतदान और तीसरी प्रणाली भारित मतदान। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, भारित मतदान और बहुल मतदान। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, जिस प्रकार से अग्रता ही विजेता है, अग्रता ही विजेता, इसका है जो आपके उल्टा होता है किसमें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में जिस वर्ग के पास में जितने मत है, जितनी संख्या में वोट है, उसी के अनुपात में विधायिका में, संसद में सदस्य जाते हैं। जिससे क्या होता है कि बहुमत के द्वारा अल्पमत की उपेक्षा नहीं की जाती है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अवहेलना नहीं की जाती है, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। भारित मतदान की बात करें तो जेएस मिल ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को एक से अधिक मत देने की छूट होनी चाहिए, एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो विवेकशील है। बहुल मतदान की बात करें तो जेएस मिल ने कहा था कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में, मान लीजिए कि 10 निर्वाचन क्षेत्र है और कोई एक व्यक्ति है जिसका 10 के 10 निर्वाचन क्षेत्र में उसकी संपत्ति है उस क्षेत्र में, तो उनको उन 10 के 10 क्षेत्रों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह होता है प्यारे विद्यार्थियों आपके भारित मतदान। ठीक है, मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सहभागिता और सक्षमता पर आधारित होगी। बिल्कुल, प्रतिनिधि सरकार में है जो नागरिक है जो क्या सहभागिता लेंगे, और प्रतिनिधि सरकार या फिर बात करें राज्य सक्षमता सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी कि लोगों के लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रारूप या फिर सैद्धांतिक प्रतिपादन करने का जनक भी किसे कहा जाता है, जेएस मिल को कहा जाता है। फिर देखिए जेएस मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा यानी कि संसद शिकायत समिति और समिति सभा के रूप में कार्य करेगी, के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समूह को या फिर बात करें अल्पसंख्यक को, उनको भी अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। और जेएस मिल ने व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए बहुसंख्यक नहीं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ध्यान रखना किसका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और महिला मताधिकार, ध्यान रखना, महिला मताधिकार का पूर्ण रूप से समर्थन किया था किसने, जेएस मिल ने। बेंथम ने न तो इसका विरोध किया था न ज्यादा समर्थन किया था। शिक्षितों के लिए बहुल मतदान की बात करता है कौन, जेएस मिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। आगे देखिए, हाँ अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस सिलेक्शन प्रूफ प्लान का हिस्सा नहीं बना तो समय रहते आप लोग इस सिलेक्शन प्रूफ का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप लोगों को मिलेगा 2100 प्रश्नों का एक बहुत शानदार ब्रह्मास्त्र पैकेज रामबाण औषधि, जो आप लोगों के लिए कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को दिलाने में सहायक होगी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जेएस मिल की आलोचना में यह चिन्हित किया कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते, यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को अलग अलग खंडों में जो पृथक नहीं कर सकते हैं। यह बात किसने कही थी, बार्कर ने कही या फिर वेपर ने कही या फिर श्रीमती हैरियट टेलर ने कही या फिर रोल्स ने कही। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए। बार्कर ने कहा
बारकर ने जेस मिल की आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में चिन्हित नहीं कर सकते हैं। बारकर, आप लोग याद रख लेना, बारकर से मार्कर, बारकर से क्या याद रख लेना, मार्कर। मार्कर से व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को अलग अलग उपखंडों में पृथक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आप लोग याद रख लेना। बात करें प्यारे विद्यार्थियों, वेपर ने क्या कहा था। वेपर ने एक तो आलोचना स्वरूप जेस मिल की आलोचना की और अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा था जेस मिल को। वेपर ने जेस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी की संज्ञा दी। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी की संज्ञा देने के पीछे वेपर तर्क देता है कि एक तरफ तो जेस मिल कहता है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ लोगों को वोट देने से वंचित कर देता है, जैसे जो टैक्स नहीं देते हैं, जो सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं और जो अपराध और शराबी किस्म के हैं। साथ ही साथ वेपर ने कहा कि जेस मिल ने उपयोगिता पर लगाए गए आरोपों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण उपयोगितावाद को ही फेंक दिया। उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है? उपयोगितावाद का जनक जेस मिल के गुरुजी बेंथम को कहा जाता है। अब जेस मिल ने क्या उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों की रक्षा के लिए उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों की रक्षा के लिए संपूर्ण उपयोगितावाद को ही फेंक दिया। संपूर्ण उपयोगितावाद को ही फेंक दिया। किसने फेंक दिया? जेस मिल ने। तो संपूर्ण उपयोगितावाद को फेंकना नहीं चाहिए था, यह बात कौन कहता है? ये वेपर कहता है। अब देखिए, बात करें रॉल्स की या फिर बात करें हेरी टेलर की। हेरी टेलर ने प्यारे विद्यार्थियों उपयोगितावाद के संशोधित संस्करण का मानवीयकरण करने में बहुत बड़ी सहायता की थी। किसकी? जेस मिल की। उपयोगितावाद के संशोधित संस्करण का मानवीयकरण करने में उपयोगितावाद के संशोधित संस्करण का मानवीयकरण करने में सहायता की थी। और किसकी सहायता की थी? सहायता की थी आपके जेस मिल की। किसने सहायता की थी? सहायता की थी आपके हेरी टेलर ने। सर हेरी टेलर कौन है? वही हेरी टेलर जो प्रारंभ में तो जेस मिल की प्रेमिका थी, उसके बाद में उसकी पत्नी बन जाती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए है, जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बारकर ने कहा कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, जेस मिल के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन या फिर कथनों का चयन कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? व्यक्ति के अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए राज्य उसके आत्मपरक कार्यों में भी राज्य है जो हस्तक्षेप कर सकता है। व्यक्ति के अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए राज्य उसके आत्मपरक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल है जो कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है आपके अल्पमत को अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बहुमत को होता है। यह कथन भी आप लोगों की क्या है? सही है। तो ध्यान रखना, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन एक और दो दोनों सही है। अब एक चीज मैंने आप लोगों को प्रारंभ में बताई थी कि जेस मिल है जो कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादक भी है और
कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत जेएस मिल ने एक पुस्तक में दिया था। और पुस्तक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब लिखी गई सर? 1848 में लिखी। उसके चौथे संस्करण में कल्याणकारी राज्य की बात करता है कौन? जेएस मिल। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन या फिर हम लोग कह सकते हैं समर्थन किसने किया था? जेएस मिल ने किया था। सर किस पुस्तक में किया था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो हुई थी आपके 1848। इस पुस्तक और इस पुस्तक के फोर्थ एडिशन, इस फोर्थ एडिशन में कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन करता है कौन? जेएस मिल। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए। अब देखिए, ये कथन तो आपके ए और बी दोनों सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अल्पमत को अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बहुमत को। मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही बताया था कि जेएस मिल को स्वतंत्रता का उच्चतम पुजारी कहा जाता है। स्वतंत्रता का उच्चतम पुजारी कहने के पीछे यही कारण है कि जेएस मिल कहता है कि ऐसा न हो कि बहुमत हो अगर उस समय अल्पमत के विचारों को दबा दिया जाए। नहीं, जेएस मिल कहता है कि गैला गूंगा बहरा व्यक्ति है, उसको भी बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जेएस मिल सत्य की सापेक्षता पर बल देता है। जेएस मिल कहता है कि कोई अंश है जो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। जेएस मिल वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करता है। जेएस मिल कहता है कि परस्पर विरोधी विचारों का टकराव होगा तभी है जो अंतिम सत्य की प्राप्ति होगी। तो इस केस में जेएस मिल कहता है कि अल्पमत को, अल्पमत के विचारों को जो कभी दबाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मिल के अनुसार कौन सा कथन है जो असत्य है? आप लोगों को बताना है। 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए समानता का समर्थन किया। जेएस मिल ने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्रियों की समानता का समर्थन किया। मताधिकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में। बिल्कुल है जो प्यारे विद्यार्थियों, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है जो जेएस मिल ने स्त्रियों का समर्थन किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेएस मिल क्या है? जेएस मिल एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नारीवादी है। क्या है? नारीवादी है, फेमिनिस्ट है। बिल्कुल सही बात है। महिला असमानता प्राकृतिक नहीं बल्कि समाज जनित है। बिल्कुल, महिला असमानता को जेएस मिल प्राकृतिक नहीं समाज जनित मानता है। और यह कहता है कि यह किसकी देन है? तो जेएस मिल कहता है कि यह पितृसत्तात्मक समाज की देन है। महिला असमानता किसकी देन है? तो पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज की देन है महिला असमानता। फिर आगे जेएस मिल कहता है कि पुरुष अपनी मुक्ति स्त्री के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकते। यह कथन प्यारे विद्यार्थियों गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछा हुआ है आप लोगों के लिए और यह कथन है जो क्या असत्य। पुरुष अपनी मुक्ति स्त्री के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकते, यह कथन गलत है। यहां पर यह आना चाहिए कि स्त्री अपनी मुक्ति पुरुष के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकती है। यह कथन मिल का ऐसे होगा प्यारे विद्यार्थियों। जेएस मिल, और जेएस मिल क्या कहता है कि स्त्री अपनी मुक्ति पुरुष के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकती। तो है जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आगे लिखा हुआ है कि परिवार तानाशाही की पाठशाला है जहां स्त्री
पुरुष के निमंत्रण में रहती है। निमंत्रण नहीं, यहां पर आपके थोड़ा सा सही कर लेना, नियंत्रण होगा। क्या है? नियंत्रण में रहती है। यानी कि परिवार तानाशाही की पाठशाला है जहां पर फीमेल है जो मेल के कंट्रोल में रहती है। यह बात कौन कहता है? जेस मिल कहता है। अब देखिए, जेस मिल इन 3 क्षेत्रों में तो स्त्रियों के समानता का समर्थन करता है, जबकि इन 2 क्षेत्रों में थोड़ी सी अलग बात कर रहा है। इसी वजह से प्रसिद्ध नारीवादी विचारिका सुसान मोलर ओकिन कहती है कि मिल की दृष्टि मध्यम वर्गीय स्त्री तक सीमित थी। सुसान मोलर ओकिन, सुसान मोलर ओकिन क्या कहती है? कहती है कि मेल की दृष्टि मध्यम वर्गीय स्त्री, मध्यम वर्गीय स्त्री तक सीमित थी। ये मेल की आलोचना करती है और सुसान मोलर ओकिन कहती है कि मेल की दृष्टि है जो मध्यम वर्गीय स्त्री तक ही सीमित थी, मध्यम वर्गीय स्त्री तक ही सीमित थी। अब देखिए, लगे हाथ हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्लेटो की, उसके बाद में हम लोग बात करें अरस्तु की, फिर बात करें होब्स, लॉक, रूसो या फिर मैकियावेली की। तो प्लेटो, अरस्तु और रूसो, ध्यान रखना प्लेटो जो प्यारे विद्यार्थियों स्त्री पुरुष असमानता की बात करते ही नहीं। प्लेटो तो कहता है कि अगर कुत्ता और कुतिया में कोई भेद नहीं है, अगर शेर और शेरनी में कोई भेद नहीं है, जिस प्रकार से शेर शिकार करता है उसी प्रकार से अगर शेरनी भी शिकार कर सकती है, तो प्लेटो का कहना है कि स्त्री और पुरुष में भी कोई भिन्नता या फिर असमानता नहीं होती है। यानी कि भूखी शेरनी को आपने कभी देखा होगा, भूखी शेरनी है जो शेर से भी बड़े तरीके से शिकार कर सकती है। तो फिर शेर और शेरनी में कोई फर्क नहीं है, तो स्त्री और पुरुष में भेदभाव या फिर असमानता कहां तक उचित है? फिर प्लेटो कहता है कि कुत्ता और कुतिया में भेद नहीं है। अगर घर की रखवाली जिस प्रकार से कुत्ता करता है उसी प्रकार से अगर कुतिया भी कर सकती है, तो कुत्ता और कुतिया में अगर भेद नहीं है तो स्त्री पुरुष में भेद का होना कहां तक उचित है? ध्यान रखना, अरस्तु की बात करना, अरस्तु है जो महिलाओं को या फिर स्त्रियों को दास की श्रेणी में मानता था। उसके बाद में रूसो की बात करें तो रूसो है जो स्त्रियों को 2 दर्जे की मानता था। और मिल की बात करें तो मिल कभी स्त्रियों का पक्ष लेता है, कभी हल्का सा थोड़ा सा अंतर भी बता देता है। तो आप लोगों को ये चीजें भी है जो अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताइए। निम्न कथनों को विचार करके सही कथन बताइए। सही कथन बताइए। उदारवादी परंपरा में सर्वप्रथम जेस मिल ने नोट किया कि स्वतंत्र बाजार समाज अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मिल ने तर्क दिया कि भू संपत्ति पर करारोपण कर राज्य को इस राजस्व का उपयोग श्रम के कल्याण अर्थ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राज्य का अहस्तक्षेप व्यक्ति स्वतंत्रता के क्षेत्र को सदैव अवरुद्ध करता है। नहीं भाई साहब, ये आपके गलत हो जाएगा, ये आपके गलत हो जाएगा। राज्य का अहस्तक्षेप व्यक्ति स्वतंत्रता के क्षेत्र को अवरुद्ध नहीं करता है। अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता में, उस केस में तो हम लोग मान सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में अवरुद्धता आएगी, रुकावट आएगी। अगर राज्य अहस्तक्षेप कर रहा है तो उस केस में प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अवरुद्ध नहीं होगी। तो आप लोगों का सही कथन कौन सा है? पहला और दूसरा कथन है जो सही है। सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है जो सही हो जाएगा। 28 में ऑप्शन है जो सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जेएस मिल अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? हस्तक्षेप
ए हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र और ए हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र की बात कौन करता है? जेएस मील करता है। आप लोगों को ध्यान रखना, ए हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, ए हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो ए हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए, बेंथम व मील के उपयोगितावादी विचारों में कौन सा अंतर नहीं है? कौन सा जो अंतर नहीं है बेंथम व मील के उपयोगितावादी विचारों में? मील का उपयोगितावादी सिद्धांत नैतिक है, जबकि बेंथम है जो इसे राजनीतिक समझता है। बिल्कुल सही बात है। बेंथम मनुष्य को शव सुख पर बल देने वाला शव केंद्रित प्राणी मानता है, जबकि मील का मानना था कि शव सुख के साथ साथ पर सुख व पर कल्याण भाव भी मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बेंथम व मील इस मत पर जरूर एक मत थे कि उपयोगितावाद साध्य है तथा स्वतंत्रता एक साधन है। बेंथम व मील इस मत पर जरूर एक मत थे कि उपयोगितावाद साध्य है तथा स्वतंत्रता एक साधन है। एक मत नहीं थे। क्या थे? एक मत नहीं थे। बेंथम स्वतंत्रता को साध्य मानता है, जबकि मील स्वतंत्रता को क्या मानता है? साधन मानता है। लिख लीजिए आप लोग, बेंथम स्वतंत्रता को साध्य मानता है, बेंथम स्वतंत्रता को साध्य मानता है, जबकि मील स्वतंत्रता को साधन मानता है। तो ये दोनों एक मत नहीं है। बेंथम कहता है कि लोग स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहते हैं। बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है कि लोग स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहते हैं, जबकि मील का क्या मानना था? मील का यह मानना था कि लोगों को रोटी व कपड़े के बाद स्वतंत्रता की महती आवश्यकता है। यानी कि रोटी और कपड़े के बाद कोई दूसरी, रोटी और कपड़े के बाद कोई तीसरी वस्तु अगर लोग मांगते हैं तो वो कौन सी वस्तु मांगते हैं? स्वतंत्रता मांगते हैं। तो बेंथम व मील है जो उपयोगितावाद साध्य है तथा स्वतंत्रता एक साधन है, इस पर है जो एक मत नहीं थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार? उपयोगितावादी विचारों में कौन सा अंतर नहीं है? तो सी है जो आप लोगों का हो जाएगा एक मत नहीं थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है, 4 कथन दे रखे हैं। संहिताकरण आयोग में विधि विशेषज्ञ होते हैं, यह विधि निर्माण का कार्य करती है। सही कथन बताइए मील के अनुसार। मील के अनुसार आप लोगों को सही कथन बताना है। संहिताकरण आयोग में विधि विशेषज्ञ होते हैं जो यह विधि निर्माण का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। संहिताकरण आयोग की बात करें ना तो संहिताकरण आयोग में
विधि विशेषज्ञ होंगे और विधि विशेषज्ञों का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना, जबकि कानूनों को लागू करना। कानून का निर्माण विधि विशेषज्ञों का कार्य है, जबकि कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना किसका कार्य है? नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है आपके जेस मिल कहता है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना और विधायिका का कार्य न्यायिक समीक्षा करना होता है, लेकिन मिल कहता है कि विधायिका कानून नहीं बनाएगी। कानून बनाने के लिए संहिताकरण आयोग में विधि विशेषज्ञ होंगे जो कानून या विधि निर्माण करेंगे और कानूनों को लागू कार्यपालिका नहीं करेगी, नौकरशाही करेगी। ये बात कौन कहता है? जेस मिल कहता है। आगे देखिए, मिल है जो बेंथम के विपरीत लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाहता था। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। बेंथम जो कि जेस मिल के गुरुजी चाहते कि लॉर्ड सभा की समाप्ति हो जाए, केवल और केवल विधायिका एक सदनीय होनी चाहिए, जबकि शिष्य कहता है कि नहीं गुरुजी, विधायिका 2 सदनीय होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉर्ड सभा में सुधार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? लॉर्ड सभा, और लॉर्ड सभा में सुधार की आवश्यकता है। यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है मिल। आप लोगों को ध्यान रखना है, मिल लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल की पैरवी करते हैं। बिल्कुल है, जो मिल है जो लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल की पैरवी करते हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बेंथम ने मिल के बारे में एक बात कही थी, कई बार एग्जाम में आई हुई है और भी आ सकती है, कि मिल एक प्रगतिशील दार्शनिक है। क्या है? मिल एक प्रगतिशील दार्शनिक है। मिल एक प्रगतिशील दार्शनिक है। ये बात कौन कहते हैं? मिल के गुरुजी बेंथम साहब कहते हैं कि मिल एक प्रोग्रेसिव फिलोसोफर है। क्या है? प्रोग्रेसिव फिलोसोफर है। आगे लिखा हुआ है कि मिल के अनुसार सभी समुदाय के किसी भी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का उचित प्रयोग। देखिए, मिल के अनुसार सभी समुदाय के किसी भी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का उचित प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाना है। नुकसान पहुंचाना ये आपका गलत हो जाएगा, नुकसान से बचाना है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नुकसान से बचाव करना है। क्या करना है? नुकसान से बचाव करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है, जो असत्य कथन है मिल के अनुसार। आप लोगों को ध्यान रखना है। छोटे छोटे प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कथन और कारण वाला प्रश्न, और इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कथन ए कह रहा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार अल्पमत को अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बहुमत को होता है। बिल्कुल सही बात है। कारण में लिखा हुआ है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जब तक परस्पर विरोधी मतों का टकराव न हो तब तक सच और झूठ की परख नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर कथन और कारण दोनों क्या है? सही है। तो कथन और कारण दोनों सही, ऑप्शन ए में भी लिखा हुआ है और बी में भी लिखा हुआ। अब आगे देखना है कि आर ए की व्याख्या करता है या फिर नहीं व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्योंकि और इसलिए लगा करके हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार अल्पमत को अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बहुमत को होता है, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जब तक परस्पर विरोधी मतों का टकराव न हो तब तक सच और झूठ की परख नहीं होती है। तो यहां पर क्योंकि लगा करके देखेंगे ना, तो है जो प्यारे विद्यार्थियों, एक दूसरे की व्याख्या भी सही हो जाएगी और आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। जेस मिल कहता है कि कोई भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी है जो पूर्ण सत्य का दावा
नहीं कर सकता है। विचार विमर्श से ही सत्य का पता लगाया जा सकता है। जेस मिल साहब क्या कहते हैं कि कोई भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकता। विचार विमर्श के द्वारा अपने विचारों को या फिर सत्य की जांच पड़ताल की जा सकती है। यह बात कौन कह रहा है? जेस मिल कह रहा है। तभी तो आप लोगों को प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि जेस मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बाध रूप से, अबाध रूप से खुली छूट देता है कि विचार और अभिव्यक्ति से बिल्कुल भी किसी को नहीं रोकना चाहिए। आप लोग ये भी जानते हैं कि वोल्टेयर का एक कथन है, वोल्टेयर का एक कथन है, क्या है बताइए? वोल्टेयर का एक कथन है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपको अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता का मैं समर्थन करता हूं। यह बात कौन कहता है? यह बात वोल्टेयर कहता है। आप लोग ध्यान रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न। मिल ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का जोरदार समर्थन किया। उसने अपने विचार का प्रारंभ उपयोगितावाद से किया, परंतु उसने उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। एक कथन है जो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो मिल है जो पहला व्यक्तिवादी व अंतिम उपयोगितावादी है। यह बात भी सही है। मिल है जो क्या है? पहला व्यक्तिवादी है और अंतिम क्या है? उपयोगितावादी है। यह बात भी सही है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन ए और आर तो दोनों सही है। अब है जो ए है जो आर की व्याख्या करा नहीं करा, तो देखिए मिल ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का जोरदार समर्थन किया। उसने अपने विचार का प्रारंभ उपयोगितावाद से किया, परंतु उसने उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। इसी वजह से, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिल पहला व्यक्तिवादी व अंतिम उपयोगितावादी है। बिल्कुल सही बात है। कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ध्यान रखना, मिल ने बेंथम के मात्रात्मक व यांत्रिक फॉर्मूले को नकार दिया और वह कहता है कि मैं वो पीटर हूं जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। लिख लीजिए आप लोग। मिल बेंथम के मात्रात्मक व यांत्रिक फॉर्मूले को नकार देता है और कहता है कि मैं वह पीटर हूं, मैं वह पीटर हूं, मैं वह पीटर हूं जिसने मालिक को मना कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि बेंथम कहता है कि कोई भी कार्य करने से पहले मनुष्य ये देखता है कि उसमें कितना सुख है और या फिर उसमें कितना दुख है, यानी कि परिणाम पहले देखता है और उस कार्य को बाद में करता है। इसी संदर्भ में बेंथम ने कहा कि पुष्पिन खेलना और काव्य पाठ करना दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पुष्पिन खेलने से ज्यादा सुख प्राप्त होता है काव्य पाठ की बजाय, तो उसको पुष्पिन खेलना चाहिए। या फिर उसने ये भी बात कही थी बेंथम ने कि
मिस्र के इतिहास लिखने की बजाय अगर किसी व्यक्ति को जुआ खेलने में ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है तो जुआ खेलना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बेंथम का शिष्य मील कहता नहीं गुरुजी, सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भेद भी होता है। मील क्या कहता है कि सुखों में मात्रात्मक और मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। क्या होता है? गुणात्मक भेद, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अंतर भी होता है। इसी वजह से मील कहता है कि मैं वह पिटर हूं जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जेस मील की एक बहुत बढ़िया लाइन है कि संतुष्ट मूर्ख की बजाय असंतुष्ट शुक्रात बेहतर है। जेस मील ने क्या कहा था कि संतुष्ट मूर्ख की बजाय संतुष्ट मूर्ख की बजाय असंतुष्ट शुक्रात होना, संतुष्ट मूर्ख की बजाय असंतुष्ट शुक्रात होना बेहतर है। आप लोग ये भी जानते हैं कि बेंथम के सुखवादी दर्शन को कार्लाइल पिग फिलोसॉफी, सूरों का दर्शन भी कहता है। बेंथम महोदय सुखों में गुणात्मक भेद नहीं करते हैं, मात्रात्मक भेद करते हैं। यानी कि गुण सुखों से, जिस सुख से ज्यादा अनुभूति, बढ़िया अनुभूति होती है, जिनकी मात्रा ज्यादा होती है वो सुख बढ़िया है। जबकि जेस मील कहता है कि सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक अंतर भी होता है। आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सही मेल नहीं है, यानी सही मेल नहीं है मेल की पुस्तक और उससे संबंधित विचार। मेल की चार पुस्तकें दे रखी है और किस पुस्तक में कौन सा विचार दिया था मेल ने? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो 1848 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1848 में लिखी थी। इसमें कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए थे बेंथम ने, नहीं अपने जेस मील ने। बिल्कुल सही बात है जो पहली पुस्तक और संबंधित विचार बिल्कुल सही है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी विचार दिए थे। बिल्कुल सही बात है। महिला मताधिकार की बात कही थी इसमें, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्शन ऑफ विमेन, महिला मताधिकार एवं सार्वजनिक समानता संबंधी तर्क है सब्जेक्शन ऑफ विमेन में, यह बात भी बिल्कुल सही है। सिस्टम ऑफ लॉजिक, सिस्टम ऑफ लॉजिक में बहुमतवाद के प्रति अविश्वास, यह आप लोगों के प्यारे विद्यार्थियों सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सिस्टम ऑफ लॉजिक की बात करें ना तो इसमें सामाजिक शास्त्रों की वैज्ञानिक पद्धति का उल्लेख है। सामाजिक शास्त्रों, सामाजिक शास्त्रों की वैज्ञानिक पद्धति का उल्लेख है। किसमें? सिस्टम ऑफ लॉजिक्स में। इसमें डेविड ह्यूम या फिर बात करें जॉन लॉक के विचारों का भी उल्लेख है। तो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बहुमतवाद के प्रति अविश्वास, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो 1861 में पुस्तक लिखी थी जेस मील ने। 1861 और 1861 में एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1861 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें है जो प्यारे विद्यार्थियों बहुमतवाद के प्रति अविश्वास की बात करता है कौन? जेएस मील। और इस पुस्तक में जेएस मील ये लिखता है कि आम जनता को, मैंगो पीपल को, आम जन को खतरा सरकार से नहीं है, बहुमत या फिर बहुसंख्यकवाद से है खतरा। किसे? बहुमत या फिर बहुसंख्यकवाद से खतरा है। किसको? आम जनता को। बहुमत
बहुमतवाद के प्रति खतरा से आगाह 1835 और 1835 में टोकविले ने कर दिया था कि खतरा सरकार से नहीं होता है, बहुमत के अत्याचार से होता है। टोकविले ने एक पुस्तक लिखी थी 1835 में और उस पुस्तक का नाम था डेमोक्रेसी इन अमेरिका। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में अब तक मैंने आप लोगों को 3 बार पुस्तक लिखा दी डी टोकविले की, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इसका तात्पर्य आप लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कई शब्दावली अगर बार बार आती है, कोई शब्दावली, कोई लाइन बार बार आती है, इसका मतलब है कि उसका बहुत बड़ा महत्व है, उस बात पे बहुत बड़ा भार है। आप लोग ध्यान रखना, डेमोक्रेसी इन अमेरिका पुस्तक किसकी थी? डी टोकविले की थी। कब लिखी? 1835 में लिखी और इसमें बहुमतवाद के खतरे के प्रति आगाह करवाया था। बहुमतवाद के खतरे से आगाह करवाया था। किसने करवाया था? डी टोकविले ने करवाया था। मेजोरिटी इन डेमोक्रेसी, मेजोरिटी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी से खतरा होता है। ये बात कौन करते हैं? जेएस मिल भी करते हैं और डी टोकविले भी करते हैं, दोनों ही करते हैं, ध्यान रखना। जेएस मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया? ऐतिहासिक और ज्यामितीय, भौतिक और ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, भौतिक और ज्यामितीय, बताइए। तो ध्यान रखना, जेएस मिल और जेएस मिल ने अपने अध्ययन में 4 पद्धतियों का प्रयोग किया था। कितनी पद्धतियों का? 4 पद्धतियों का प्रयोग किया था। एक तो आपके भौतिक पद्धति और एक आपके ऐतिहासिक पद्धति। भौतिक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति तो आपके इसमें आ गई। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। साथ साथ में रासायनिक और ऐतिहासिक, भौतिक, ज्यामितिक, तो भौतिक, ज्यामितिक, ऐतिहासिक और रासायनिक, भौतिक, ऐतिहासिक, ज्यामितिक और आपके हो जाएगी रासायनिक। इन पद्धतियों का प्रयोग किया था। किसने? जेएस मिल ने अपने अध्ययन में। कितनी पद्धतियां? अपने अध्ययन में 4 पद्धतियों का प्रयोग किया था। अब देखना, 4 पद्धतियों का प्रयोग किया था, लेकिन भौतिक पद्धति को आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया था। भौतिक पद्धति में नोट लगा करके लिख लीजिए, भौतिक पद्धति में आगमनात्मक वे निगमनात्मक दोनों प्रणालियों का प्रयोग किया था। जबकि बात करें ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पद्धति में केवल और केवल आगमनात्मक प्रणाली का प्रयोग किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। मील विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। मील सविषय कार्यों पर कानूनी प्रतिबंध की वकालत करता है। मील है जो सविषय कार्यों पर कानूनी प्रतिबंध की वकालत नहीं करता है। कथन केवल और केवल, प्यारे विद्यार्थियों, एक सही होगा। कथन केवल और केवल एक सही होगा। क्या होगा? एक सही। मील विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मील को स्वतंत्रता का उच्चतम पुजारी कहा जाता है। मील ने कहा था कि जिस प्रकार से मनुष्य के मन, मस्तिष्क और दिमाग में स्वतंत्र रूप से विचार आते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों को कार्यों की स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। यह बात किसने कही थी? मील ने कही थी। सविषय कार्य पर कानूनी प्रतिबंध की वकालत नहीं करता है, जबकि पर संबंध या फिर पर विषय कार्यों पर वो हानि का सिद्धांत बताते हैं। हानि और हानि का सिद्धांत बताते हैं। किस पुस्तक में बताते हैं? तो ऑन लिबर्टी। और ऑन लिबर्टी की बात करें
कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में हुई थी, इसमें बताते हैं। तो स्व-विषय कार्यों पर तो पूर्णतः स्वतंत्रता की बात करते हैं, निर्बंधन की बात करते हैं कौन? जे.एस. मिल। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके जे.एस. मिल साहब। जे.एस. मिल साहब ने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी, जिसमें स्वतंत्रता पर विचार लिखे थे। इन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। एक स्वतंत्रता आपके वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसको इन्होंने कहा था कि पूर्णतः अबाध, निर्बाध, अप्रतिबंधित, पूर्णतः अबाध, निर्बाध या फिर अप्रतिबंधित होनी चाहिए। इसमें दो अपवाद बताए थे, दो अपवाद बताए थे। एक तो किसी पर लांछन लगाना, किसी पर लांछन लगाना या फिर किसी का अपमान करना। इस केस में है जो मिल कह रहा है कि प्रतिबंध लगा सकते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी। बाकी अबाध पूर्णतः है जो क्या होनी चाहिए? अप्रतिबंधित होनी चाहिए। सेकंड बात करें ना, तो इन्होंने कार्यों की स्वतंत्रता बताई। कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता में इन्होंने दो प्रकार के कार्य बताए थे। एक आपके स्व-विषयक और एक आपके बताए थे पर विषयक। इसी को हम लोग स्व संबंध भी कह सकते हैं और इसको हम पर संबंध भी कह सकते हैं। अब देखिए, स्व-विषय कार्य में भी पूर्णतः व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है जे.एस. मिल। जबकि पर विषय कार्य में है जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसमें इन्होंने हानि का सिद्धांत बताया था। हानि का सिद्धांत की बात कही थी। अब देखिए, स्व-विषय कार्य ऐसे कार्य जिनको करने से उस व्यक्ति को ही फायदा या फिर नुकसान, नफा नुकसान केवल उस व्यक्ति को होता है जो कार्य वो व्यक्ति करता है। यह है आपके स्व-विषय कार्य। इन स्व-विषय कार्यों में पूर्णतः उनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाता है कौन? जे.एस. मिल। एक तो आत्महत्या के मामले में, आत्मपरक मामला में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्मपरक मामलों में, आत्मपरक मामलों में अगर उस व्यक्ति को जान का खतरा है, कोई कार्य करने से जान का खतरा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जान जा सकती है, प्राण निकल सकते हैं, तो उस मामले में मिल कहता है कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, रोकथाम लगा देनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि आगे पुल टूटा हुआ है और व्यक्ति सड़क जा रहा है। अब उस व्यक्ति को तो पता नहीं है कि आगे पुल टूटा हुआ है, वह तो जा रहा है। अब अगर आपको पता है कि आगे पुल टूटा हुआ है और वो व्यक्ति अगर उस पुल को पार करेगा तो उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है, उस केस में मिल कहता है कि उस व्यक्ति को वहां पर आप लोगों को रोक देना चाहिए कि भाई आगे मत जाइए, आगे पुल टूटा हुआ है। इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब रही बात पर विषय कार्य में हानि का सिद्धांत। हानि के सिद्धांत में मिल यह कहता है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस कार्य के करने से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती है, उस मामले में है जो युक्त प्रतिबंध लगा देने चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो सिगरेट पी रहा है, ठीक है। अब सिगरेट पीने से उस व्यक्ति को खुद को तो नुकसान हो गई होगा। मेल कहता है कि अगर उस बंद कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहा है तो उसको नुकसान हो रहा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर पब्लिक पैलेस पर कोई बस में आप लोग यात्रा कर रहे हैं,
पास में बैठा आदमी कोई सिगरेट लगा देता है तो पास में बैठे व्यक्तियों को क्या हो रही है, उस धुएं से हानि हो रही है। उस मामले में उस व्यक्ति को रोक देना चाहिए कि नहीं, ये पब्लिक प्लेस है, इस पर आप लोग सिगरेट नहीं पी सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को हानि हो रही है। ये हानि का सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे। ये आपके कार्य की स्वतंत्रता दो प्रकार की हो गई। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हाँ, अगर आप लोग मिशन आरईएस हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, आप लोग ग्रीन पेन लेना चाहते हैं, आप लोग मोहर लेना चाहते हैं, आप लोग इसी भर्ती परीक्षा में स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कम एमसीक्यू मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऐसा सिलेक्शन प्रूफ प्लान जिसमें आप लोगों को 21 टेस्ट मिलेंगे। 21 टेस्टों की बात करें तो आप लोगों को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों 2100 प्रश्न। इन 2100 प्रश्नों की मिलेगी आपको व्याख्यात्मक हल पीडीएफ के माध्यम से, और इनका मिलेगा संपूर्ण वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, कम कंटेंट में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है, और आप लोगों का जो सुनहरा संघर्ष है वो सुनहरी सफलता में तब्दील होने वाला है। तो अगर आप लोग इस सिलेक्शन प्रूफ प्लान का हिस्सा नहीं बने तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इस सिलेक्शन प्रूफ प्लान का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। अगर आप लोगों को इस सिलेक्शन प्रूफ प्लान से संबंधित और अधिक जानकारी लेनी है तो आप प्यारे विद्यार्थियों 9460315151 पर संपर्क कर सकते हैं। टीम जेवीएम एकेडमी के नंबर है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों VIKASCHOUDHARYRES टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप लोग 21 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग अभी प्ले स्टोर पर जाकर के जेवीएम एकेडमी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको पहला टेस्ट मिलेगा निःशुल्क। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि देखो, निरखो, परखो और अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन करो। आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है और व्याख्या करना नहीं करना ये भी बताना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया, सविषय क्रियाएं सेल्फ रिलेटेड एक्शन और अन्य विषय क्रियाएं अदर रिलेटेड एक्शन। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि दो प्रकार के कार्य की स्वतंत्रता बताई थी, एक सविषय कार्य और एक पर विषय कार्य। सविषय कार्यों को जेस मिल कहता है सेल्फ रिलेटेड एक्शन, सेल्फ रिलेटेड एक्शन, और पर विषय कार्यों को कहता है ORA अदर रिलेटेड एक्शन। बिल्कुल सही बात है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि जो व्यक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप लोगों को छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स पकड़नी होगी। कथन ए तो सही है और आप लोगों को कथन आर भी सही लग रहा है, क्योंकि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है। आपको एक तो सेल्फ मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है और एक आप लोगों के सामने पेपर मैनेजमेंट करने की दिक्कत आती है। उस केस में ऐसे प्रश्नों में आप लोग क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स कैसे करते हैं? कथन आर दिया हुआ कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित, जो व्यक्ति करना चाहता है उसे ये न देखिए, यहां पर सिली मिस्टेक करवा रहा हूं मैं आप लोगों से। न करने में स्वतंत्रता निहित नहीं है, जो व्यक्ति करना चाहता है उसे करने में स्वतंत्रता निहित है। ये बात कौन कह रहा है? जेस मिल कह रहा है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये न दिखेगा नहीं, न दिखेगा नहीं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्रश्न खोटा हो जाएगा। खोटा होते ही आप लोगों के 2 नंबर तो इस प्रश्न के चले जाएंगे और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग का चला जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तभी मैं आप लोगों के सामने प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। अक्सर होता क्या है? अक्सर होता यह है कि आप पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन आप लोग एमसीक्यूज नहीं निकालते हैं। और अगर आप लोग एमसीक्यूज निकालते हैं तो या तो पुराने प्रश्न पत्र निकालते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यूज आप लोगों को पढ़ने चाहिए, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि पीवाईक्यूज एज इट इज याद करने से वही प्रश्न रिपीट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 2, 4, 5% है जो रिपीट हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन केवल PYQ से पढ़ने से काम नहीं पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग आप लोगों के लिए ऐसा एक सिलेक्शन प्रूफ प्लान लेकर आए जिसमें PYQs को तोड़ मरोड़ करके एक ऐसा निचोड़ निकाल कर प्रश्नों का झुंड आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये प्रश्न किसी कंटेंट राइटर से बनाए हुए नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सिलेक्शन प्रूफ प्लान जो 2100 प्रश्न है, किसी से कहीं से कट पेस्ट करवाए हुए नहीं है। प्रश्नों की फॉर्मेटिंग हम खुद तैयार करते हैं और छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स नहीं हो आप लोगों से, ऐसा हम लोग है जो आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों कथन ए सत्य है किंतु आर है जो क्या है, गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी है जो प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा, सी है जो सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो व्यक्ति करना चाहता है उसे करने में स्वतंत्रता नहीं थे, ऐसा कहता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वह कहता है कि पूर्णतः अबाध है, पूर्णतः निर्बाध है। केवल और केवल दो ही वो अपवाद बताता है, एक तो लांछन की स्थिति में और एक किसी का अपमान करें तो आप है जो उस पर क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। बिल्कुल सही बात है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणात्मक गुणवत्तापरक आधार है और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। बिल्कुल सही बात है। इस बात में इस प्रश्न में आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही होगी कि बेंथम जो कि जेएस मिल का गुरु है वो कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वो सुखों की मात्रा को देखता है, जबकि जेएस मिल सुखों की मात्रा के साथ साथ में क्या देखता है, गुणवत्ता को भी देखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों है जो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है जो प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। सूची फर्स्ट में आपके कोटेशन दे रखे हैं और सूची सेकंड में विद्वानों के नाम दे रखे हैं। अब देखिए, तर्कवाद का संत जेएस मिल को तर्कवाद का संत किसने कहा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि ग्लैडस्टेन जो कि ब्रिटिश क्या थे, पीएम थे, इन्होंने जेएस मिल को क्या कहा, तर्कवाद का संत कहा। तो एक के सामने क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि जेएस मिल है जो 1866 से 1868 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। उस समय जब जेएस मिल बोलते हैं तो ब्रिटिश पीएम ग्लैडस्टोन कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई संत महात्मा बोल रहा है, मैं उनको पूर्ण मनोयोग से सुनता हूं और बहुत बढ़िया फीलिंग लेता हूं। तो तर्कवाद का संत किसने कहा, ग्लैडस्टोन ने कहा था। तो ए में आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एक, ए में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक यहां भी है और एक यहां भी है, यहां पर एक है नहीं तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ये आपके यहां पर एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है। फिर आगे, निरंकुश स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन बताता है, मैक्सी बताता है। क्या बताता है, मैक्सी कहता है कि निरंकुश स्वतंत्रता का प्रतिपादक है कौन है, जेएस मिल है। तो आपके बी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 कहां पर है, यहां पर है। आपको आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको केवल 2 के बारे में पता है तो भी आप लोग सही उत्तर कर पाएंगे कि सही उत्तर क्या है, सी है। अब देखना, निरंकुश स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन बताता है, मैक्सी बताता है। किसको बताता है, जेएस मिल को बताता है। लेकिन बारकर इसका विरोध करता है। बारकर है जो सारहीन आजादी का मसीहा कहता है, किसको, जेएस मिल को। बारकर क्या कहता है, बारकर इसमें लिखा हुआ है क्या आगे कहीं देखिए, हाँ, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी वेपर कहता है। और आपके सी में तो आ जाएगा 3, हाँ सी में आ जाएगा 3। और इंग्लिश समाजवाद का प्रारंभिक बिंदु कहता है बारकर, ये आ जाएगा 4। तो 1 2 3 4, बी सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, बारकर की बात करें ना, ये बारकर क्या कहता है कि सारहीन आजादी का मसीहा, सारहीन आजादी का मसीहा कौन है, सारहीन आजादी का मसीहा या पैगंबर की बात करता है
जेस मिल के बारे में। क्यों कहता है भाई साहब? ये इसलिए कहता है कि एक तरफ तो मिल कहता है कि अबाध रूप से, निर्बाध रूप से अप्रतिबंधित है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर कभी तो लाछन और अपमान के मामले में वो अपवाद बता देता है, कभी हानि का सिद्धांत बताता है। तो सारहीन आजादी का मसीहा है, ये बात कौन कहता है? बार्कर कहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी वेपर क्यों कहता है जेस मिल को? अनिच्छुक लोकतंत्रवादी इसलिए कहता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार होता है। लेकिन वेपर कहता है कि एक तरफ तो जेस मिल की इच्छा है कि वो लोकतंत्र पर बल देता है और दूसरी तरफ वो अनिच्छुक है। अनिच्छुक क्यों है? क्योंकि वो तीन प्रकार के समूहों को जेस मिल मताधिकार से वंचित रखने की बात करता है। कौन कौन से? एक, जो टैक्स नहीं देते हैं। दूसरा समूह है जो सरकारी सेवाओं का फायदा उठाते हैं, यानी कि सरकारी योजनाओं पर निर्भर है, जैसे बेरोजगारी भत्ता या फिर हम लोग बात करें वृद्धावस्था पेंशन। और तीसरा वो समूह है जो शराब पीता हो, अपराध प्रवृत्ति का हो। तो अनिच्छुक लोकतंत्रवादी वेपर ने कहा। आगे देखिए, जेस मिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। मिल ने बढ़ती जनसंख्या व अन्य जटिलताओं के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बजाय प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को आवश्यक माना। बिल्कुल सही बात है। जेस मिल ने अल्पमत को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान की चुनाव प्रणाली और भारित मतदान, एक और लिख लीजिए, भारित मतदान जैसी चुनाव प्रणालियों का सुझाव दिया था। बिल्कुल सही बात है। जेस मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सहभागिता व सक्षमता सिद्धांत पर आधारित होगी। बिल्कुल सही बात है। जेस मिल ने बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगारी भत्ता लेते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, अर्थात सार्वजनिक सहायता पर निर्भर लोगों को मताधिकार से वंचित रहने की सलाह दी। चारों के चारों प्यारे विद्यार्थियों क्या है? चारों की चारों बातें हैं जो क्या है? सही है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिल के चारों ही कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई? कौन सी पुस्तक है जो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई? कौन सी पुस्तक है बताइए? ए सिस्टम ऑफ लॉजिक बिल्कुल जेएस मिल द्वारा लिखी गई। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, इसको पावर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कर लेना, थोड़ा सा है जो सिली मिस्टेक। क्या है? प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक है जो आपके जेएस मिल की नहीं थी। ये पुस्तक 1884 में एंजिल्स ने लिखी थी। किसने? एंजिल्स। और एंजिल्स ने कब लिखी थी? 1884 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1884। 1883 में मृत्यु हो जाती है किसकी? निधन हो जाता है कार्ल मार्क्स का। उसके बाद में लिखते हैं। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बात करें तो जेएस मिल की है, और यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें तो ये भी जेएस मिल की है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन है जो बी है, जो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जेएस मिल की पुस्तकें और जेएस मिल की पुस्तकें आप लोगों को क्या करना है? कर्मानुसार याद रखना है। क्या रखना है? कर्मानुसार याद रखना है। यहां से आप लोगों के चाहे एग्जाम हो स्कूल व्याख्याता का, चाहे एग्जाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे एग्जाम हो नेट सेट का, चाहे एग्जाम हो पीजीटी का, यहां से आप लोगों के प्रश्न आते ही आते हैं। इसके ऊपर आप लोग सेवन स्टार लगा लीजिए। जेएस मिल की पुस्तक और कर्मानुसार, कर्म में हम लोगों ने आप लोगों के सामने रख दी, जिससे आपको याद होने में आसानी रहेगी। पहली पुस्तक जिसका नाम था प्लेटोज डायलॉग, कब लिखी? तो 1835 में लिखी। दूसरी पुस्तक 1841 में लिखी, पुस्तक का नाम था सिस्टम ऑफ लॉजिक। तीसरी पुस्तक की बात करें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कब लिखी? तो लिखी आपके 1848 में। और इस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत दिया था। किसने? जेएस मिल ने। अगली पुस्तक 1853 में प्रकाशित हुई, इन्फ्रेशमेंट ऑफ वुमेन। चौथी पुस्तक, पांचवी पुस्तक की बात करें ऑन लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जिसमें हानि का सिद्धांत बताया था। किसने? जेएस मिल ने। 1859 में प्रकाशित हुई पार्लियामेंट्री रिफॉर्म,
संसदीय सुधार की बात करें तो 1859 में लिखी। द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो 1861 में लिखी। और यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें तो 1863 में लिखी गई, जेस मिल की पुस्तक थी। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बात करें 1869 में लिखी पुस्तक। और 3 एसे ऑन रिलीजन की बात करें तो 1874 में लिखी पुस्तक थी, किसकी? जेस मिल की। तो इन पुस्तकों को आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। इन पुस्तकों को क्या रखना है? आप लोगों को याद रखना है। 2-4 में आप लोगों को और इंपॉर्टेंट कोटेशन बता देता हूं। एक अलेक्जेंडर ग्रे है। अलेक्जेंडर ग्रे ने कहा कि मील उदारवादी है। मील क्या है? उदारवादी है। इधर आप लोगों के लिए देखिए, अगर आप लोगों ने ये सिलेक्शन प्रूफ प्लान ज्वाइन नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों, समय रहते आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी भर्ती परीक्षा में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों के सामने हम लोग लाने का प्रयास करें, तो आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों को अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9460315151 पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। आप लोगों को इसकी क्या मिल जाएगी? पीपीटी भी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखिए, अलेक्जेंडर ग्रे ने एक बात कही थी और अलेक्जेंडर ने बात कही थी कि मील क्या है? उदारवादी है। मील क्या है? उदारवादी है। यह बात किसने कही थी? अलेक्जेंडर ग्रे ने कही थी। अलेक्जेंडर ग्रे ने क्या कहा था? मील है जो उदारवादी है। मील क्या है? उदारवादी है। मील क्या है? उदारवादी है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि मील उदारवादी है। यह बात किसने कही थी? अलेक्जेंडर ग्रे ने कही थी। और ध्यान रखना, बारकर ने मील के बारे में कहा कि मील व्यक्तिवादी व समाजवादी युग को जोड़ने वाली कड़ी है। व्यक्तिवादी प्लस समाजवादी युग, इन दोनों युगों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? इन दोनों युगों को जोड़ने वाली कड़ी है मील। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बारकर ने। किसने कही थी? बारकर ने कही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना। बात करें प्यारे विद्यार्थियों, सिबली ने मील के प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के बारे में कहा कि यह अरस्तु की पॉलिटी के बहुत नजदीक है। यह अरस्तु की पॉलिटी के बहुत नजदीक है। कौन सा? प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। लिख लीजिए आप लोग, मील का प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अरस्तु की पॉलिटी के बेहद नजदीक है। यह बात किसने कही थी? शिबली ने कही थी। शिबली, और शिबली ने क्या बात कही थी कि मील का प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, मील का प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, ये हम लोग लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आरडी का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मील का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, अरस्तु की पॉलिटी, अरस्तु और अरस्तु की पॉलिटी के बेहद नजदीक है। यह बात किसने कही थी? यह बात सिबली ने कही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने, टीम जेवीएम एकेडमी ने आप लोगों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, आप लोगों के सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता में तब्दील करने के लिए, कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को किस प्रकार से मिले, आप लोगों को मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट किस प्रकार से मिल सके, ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये सेशन स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, या फिर बात करूं नेट सेट के लिए, या फिर बात करूं पीजीटी के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिए, जिसे घाव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में ये सेशन जाएगा और वो आपको क्या देगा? दुआ देगा। और मैं कहता हूं कि अक्सर दुआएं दवाओं से ज्यादा कारगर होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को सेशन वाकई में अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत साथियों।